अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। इसमें आपके पास 3 क्रेडिट आवर्स हैं। 2 क्रेडिट आवर्स आपके थ्योरी के और 1 क्रेडिट आवर आपकी लैब का है। जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में डॉक्यूमेंट बनाना सीखी थी, इसी तरह सेम एज इट यहाँ पे भी हम डॉक्यूमेंटेशन बनाना सीखेंगे कि हम आर्किटेक्चर किस तरह से क्रिएट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे यही हैं कि आपको जितने भी बेसिक्स है आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बारे में पता हो, डिज़ाइन के बारे में पता हो। यहाँ पे इस सब्जेक्ट में जो मेन फोकस हमारा किसके ऊपर है, आर्किटेक्चर के ऊपर। कि आर्किटेक्चर हम किस तरह से बनाते हैं, आर्किटेक्चर हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। सही डिफरेंस पता हो कि हाई लेवल डिज़ाइन क्या है, मीन्स आपके पास आर्किटेक्चर क्या है, लो लेवल डिज़ाइन क्या है, आपके पास जो डिज़ाइन होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, वो क्या है हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है यूआई मॉडल्स। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। क्योंकि जो आप लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे ना, वो सारे इन मॉडल्स के ऊपर करोगे। मतलब उसमें हम क्लास डायग्राम से पढ़ेंगे, क्लास डायग्राम क्या है आपके पास, उसमें हम पढ़ेंगे सीक्वेंस डायग्राम पढ़ेंगे, उसमें हम सीक्वेंस डायग्राम के बाद यूज़ केस डायग्राम्स जो हमारे पास हैं, ये सारे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट जो मॉडल्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पूरा आप, क्योंकि हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन बनेगी उसमें थ्योरी नहीं है। ठीक है, उसमें हमने रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करके क्या करना है, अपने कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना है, उसकी एक्टिविटी डायग्राम बताने की किस तरह से। तो वो सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है 4+1 मॉडल। जो हमारे पास आर्किटेक्चर क्रिएट होता है वो हमेशा इस 4+1 मॉडल पे क्रिएट होता है। ये क्या है हमारे पास, इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह ये हम सारा इस कोर्स में कंप्लीट करेंगे। तो हम अपना आ जाते हैं लेक्चर 1 पे कि हमारे पास चैप्टर 1 में क्या है। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ना है, कोर्स के गोल्स क्या क्या है, लिटरेचर जहाँ से हमने ये कंटेंट उठाया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए। ठीक है, आजकल आप देखें अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको हर जगह जो है कोई ना कोई टेक्नोलॉजी मिल रही होगी, आईटी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ मिल रही होगी। ज़्यादा दूर ना जाए तो अपने घरों में ही देख लें, तो आपके पास लैपटॉप पड़े हुए हैं, आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, आपके पास मोबाइल्स हैं, आपके पास किचन में जाएँ तो वहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस हो गई, ओवन्स हो गए, फ्रिज वगैरह, और वो सब चीज़ें जो है आपके पास डिजिटल हो गए, टच सिस्टम उसमें कनेक्ट हो गया। तो वो क्या हो गया कि हमारे पास डेली लाइफ की वो बन गई, ज़रूरत बन गई है। तो इसलिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, इट शुड बी अ क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो अब ये सब चीज़ें हमें कब मिलती है, जब हम प्रॉपरली एसडीएलसी फॉलो करते हैं। एसडीएलसी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कहा जाता है कि आपने एक क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर क्या किया, क्रिएट किया। ठीक है, एसडीएलसी हमारे पास क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपके पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हो आप। फिर उसके बाद आप उसकी क्या करते हो, स्पेसिफिकेशंस करते हो कि आपके पास कोई रिक्वायरमेंट में कोई मसला रह गया, कोई प्रॉब्लम रह गई, तो वो इस स्टेप में आप रिमूव कर दो। फिर उसके बाद आता है आपके पास हाई लेवल डिज़ाइन। सही, हाई लेवल डिज़ाइन आ गया। फिर हाई लेवल डिज़ाइन के बाद आपके पास कंस्ट्रक्शन आ गई। फिर आपके पास आ गया लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन के बाद आप क्या करते हो, उसको कोड करते हो। कोड करने के बाद आप उसमें टेस्टिंग की जितनी भी टेक्निक्स है उसको अप्लाई करते हो। लास्ट में उसको क्या करते हो, मेंटेन कर देते हो, मेंटेनेंस कर देते हैं। ठीक है, तो आपने अब जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है उसको डिटेल में स्टडी कर दिया। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस में, उसमें आपने एसआरएस क्रिएट किया होगा, डॉक्यूमेंटेशन कि एसआरएस किस तरह से कंप्लीट होता है, किस तरह से उसमें रिक्वायरमेंट्स गैदर होती है, वो आपने इसको स्टडी कर लिया। उसके बाद अब एसआरएस को स्टडी करके आप उसमें फाइंड करते हो कोई रिक्वायरमेंट आपसे मिस तो नहीं हो गई, कोई रिक्वायरमेंट आपने गलत तो नहीं लिखी, कि कोई रिक्वायरमेंट में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रहेगी। वो सब चीज़ें आप स्पेसिफिकेशन स्टेप में कंप्लीट करते हो, उसको कवर करते हो, जो हम दूसरे दूसरे सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास हाई लेवल डिज़ाइन। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में याद हो तो हमने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि सॉफ्ट आर्किटेक्चर, ये हमारे पास क्या है, ब्रिज है बिटवीन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है एंड आपकी जो
कोडिंग है उनके बीच में, आपकी कोडिंग या आपकी प्रोग्रामिंग। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके पास, रिक्वायरमेंट्स आप क्या करते हो, यूज़र से रिक्वायरमेंट्स क्या करते हो, गैदर करते हो, ठीक है, और उसको आप एक एसआरएस में डाल देते हो। और एसआरएस आपने खुद स्टडी कर लिया, एक टोटली एक थ्योरी बेस्ड एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उस पर स्पेसिफिकेशन करने के बाद आप इस एसआरएस को स्टडी करके आप उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ यूएमएल डायग्राम्स, ठीक है। इसमें मतलब टोटली आपके पास डायग्राम फॉर्म में होती है। तो ये क्या होती है कि एक डायग्राम आपके पास इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। तो ये क्या हुआ कि आपने एसआरएस को स्टडी करके एक डायग्राम क्रिएट कर दिया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर जो है इसको स्टडी कर करके वो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स उसके लिए कंस्ट्रक्शन काम करेंगे, मीन्स उनके लिए जो आपने क्लासेस बनाने हैं, वेरिएबल्स डिफाइन करनी है, किस तरह से इनकैप्सुलेशंस करेंगे, वो सब चीज़ें आप डिफ़ाइन करोगे। फिर लो लेवल डिज़ाइन में आप उसका क्या करते हो, इंटरफेस डिफ़ाइन करते हो कि इंटरफेस में क्या होगा, अगर कोई बटन है तो बटन किस तरह का होगा, कलरिंग क्या क्या आप करोगे, किस टाइप का उसकी हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगी, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे करते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो, आप कोडिंग करते हो, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हो। तो क्या हुआ कि ये आपने क्या किया, एसआरएस को स्टडी करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसको स्टडी करके आपके पे बाकी टीम मेंबर्स एसडीएलसी के उस पे प्रोजेक्ट क्रिएट करते। तो इसलिए आपका आर्किटेक्चर शुड बी अ परफेक्ट, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ गलती हुई तो यहाँ उस यहाँ के बाद फिर यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे गलती होगी, फिर उस पे कोड भी जो है वो गलत बनेगा। इसलिए आपके पास हमने कहा था सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द ब्रिज बिटवीन योर रिक्वायरमेंट्स एंड कोडिंग। और आपकी जो पे बाकी टीम मेंबर्स है उनके साथ ये डायग्राम फॉर्म की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके साथ कम्युनिकेशन करने में भी बहुत आसानी होती है। क्योंकि एसआरएस में क्या होगा, टोटली थ्योरी आपके पास 20-25 पेजेस की होती है। उस 20-25 पेजों को आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो इन डायग्राम्स में या स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो वो आपको पढ़ना आसानी हो जाती है। पिक्चर फॉर्म पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को बहुत डिटेल से क्रिएट करते हैं, उसमें कोई गलती नहीं आनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की आप डेफिन इसके कोर्स के गोल्स भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके कोर्स के गोल्स यही है कि आपने डिटेल में स्टडी करना है कि आपके पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हमारा यहाँ पे फोकस नहीं, हमारा यहाँ पे फोकस है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर कि आर्किटेक्चर किस तरह से क्रिएट करते हैं, जितना अच्छा। और क्योंकि आप लोग डिज़ाइन देखें तो जब आप लोग कोडिंग करते हो तो कोडिंग में ऑटोमेटिकली आप उसका इंटरफेस ड्रॉ कर रहे होते हो, वहाँ पे आपकी स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रैक्टिस हो रही होती है। चाहे आप सी प्लस प्लस करो, आप PHP ड्रॉ करो, जावा ड्रॉ करो, तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरफेस भी क्रिएट हो रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा मेन फोकस है आर्किटेक्चर की, जितना क्योंकि आर्किटेक्चर हमारे पास फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करके एक डायग्राम फॉर्म में डिफाइन कर दिया कि मेरा स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम उसके इशू स्टडी करेंगे, कौन कौन से इश्यूज है जब आप आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे होते हो, डिज़ाइनिंग कर रहे होते हो। उसके अलावा आपको पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए, फ्रेमवर्क्स कौन कौन से यूज़ करेंगे, एंड सबसे बड़ी बात 4+1 मॉडल, ये मॉडल आपके पास क्या है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग हमारे पास क्या होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग हमारे पास ये हो गई कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जो चीज़ डिफाइन करते हो, दैट इज़ व्हाट यू रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। कि आपने क्या किया और आपके पास जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है ये आपके पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आप क्या कर रहे हो, तो काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप डिटेल में काम नहीं कर रहे। आपके पास क्या है, अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है इसको हम क्या कहते हैं, इट्स अ हाई लेवल डिज़ाइन, ठीक है। तो ये हाई लेवल डिज़ाइन इसीलिए है कि हम इस पे एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लेवल मीन्स कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स डिफाइन करते हैं, इसका बिहेवियर डिफाइन करते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होगा, और बिहेवियर डिफाइन करने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, बस। और विद द हेल्प ऑफ ये सब किसके थ्रू करते हैं, यूएमएल मॉडल के थ्रू, सही। फिर जब हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो डिटेल हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन की टीम मेंबर्स होते हैं वो इसकी डिटेल डिफाइन करते हैं, हमारे पास जो लो लेवल डिज़ाइनर्स होते हैं वो इसको डिटेल में डिफाइन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल है, ठीक है। हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इस पे काम करते हैं, हम यहाँ डिटेल्स में नहीं जाते, हम यहाँ पे सिर्फ डिफाइन करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है। और
दूसरी बात कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, कि आपका जो प्रोजेक्ट है इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट होगा और इसका बिहेवियर क्या है, ये किस तरह से बिहेव करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से बिहेव करेंगे। तो ये दो चीज़ें इसमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो हम इसके अब आ जाते हैं। यह ये दो हमारे पास जो कंटेंट है जो हमने यहाँ से उठाया पिक किया हुआ है, सही। अब इसकी डिफिनेशन पे आ जाते हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की मेन डिफिनेशन क्या है। याद रखें, जब आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाते हो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी कंपोनेंट के लिए, आप आपका जो आर्किटेक्चर है वो ज़रूरी नहीं है, आर्किटेक्चर वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जब फुल फ्लेज प्रोजेक्ट होगा तो उसी के लिए आप आर्किटेक्चर बनाओगे। जिस तरह कि हमने सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में कहा था, ये ज़रूरी नहीं कि जब पूरा प्रोजेक्ट होगा तभी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो अगर आपके पास कोई सिंपल सा प्रोग्राम होता है या आपके पास एक छोटा सा कंपोनेंट है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करते हैं। तो सेम एज इट इज़, अगर आपके पास एक कंपोनेंट है या एक सिंपल सा प्रोग्राम है, उसके लिए भी आपने लाजमी है कि एक आर्किटेक्चर को क्रिएट करना है, सही। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, हमारे पास उसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, अपने सिस्टम का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें उसके आपके एलिमेंट्स क्या होंगे। अब एलिमेंट्स हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में किसको कहते हैं, कंपोनेंट्स को। जहाँ कहीं पे भी आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की बात हो रही हो तो इसका मीन्स क्या है कि आपके पास कंपोनेंट्स की बात हो रही है, कि आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है। अब आपने स्ट्रक्चर तो डिफाइन करने लगे हो, तो स्ट्रक्चर में क्या डिफाइन करोगे, उसके कंपोनेंट्स, कि आपके कंपोनेंट्स क्या है, उस कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उन कंपोनेंट्स के आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप कहाँ डिफाइन करते हो, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में। ये हमारे पास डिफाइन किया, किसने किया था, बेस ने, सिलीमेंट एंड कैसमैन ने। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं प्रोजेक्ट, सही। फॉर एग्जांपल मेरा पास क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, ये मेरे पास पहला स्टेप है। अब अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था लेवल ऑफ डिज़ाइन। तो लेवल ऑफ डिज़ाइन में क्या होता है कि सबसे पहले हम अपना सिस्टम डिफाइन करते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। फिर सेकंड स्टेप क्या है, हमने इसका सब सिस्टम्स डिफाइन करने कि हमारे सब सिस्टम्स क्या है। तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कौन कौन हमारे पास यूज़ करेगा, क्लाइंट यूज़ करेगा एंड एडमिन यूज़ करेगा। क्लाइंट कौन है आपके पास, यूजर्स, वो वेबसाइट्स को आके व्यू करेंगे, वेबसाइट से आके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, कार्ट में डालेंगे, रिव्यूज देंगे, वो सारा काम कौन करेगा, क्लाइंट। एडमिन क्या करेगा कि प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा, जाके लॉगिन होके रिव्यूज चेक करेगा, क्या क्या रिव्यूज आए, साथ साथ अपने साथ देखेगा कि आपके पास जो स्टॉक्स आप वेबसाइट पे अपलोड करें वो स्टॉक्स आपके पास मौजूद है भी कि नहीं। अब सेकंड स्टेप वहाँ पे क्या आता है कि आप उसको कंपोनेंट्स में डिफाइन करते हो कि आपके पास कंपोनेंट्स क्या होंगे, सही। तो यहाँ पे भी आपके अब क्लाइंट्स जो है आपके पास कौन है, यूजर्स। तो अब यूजर्स की आपकी क्या क्या कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिफाइन करने हैं अपना स्ट्रक्चर। तो ये मैंने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, सही। फिर उसके बाद आपने उसके एलिमेंट्स मींस कंपोनेंट्स डिफाइन करने। तो अब आपके ख्याल में यूजर्स का क्या क्या काम है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स बनेंगे, ये सब चीज़ें आप जो है एसआरएस को याद रखें, एसआरएस को स्टडी करके ये चीज़ें आप पिक करें। खुद से आपने कोई काम नहीं किया, एसआरएस आपने स्टडी किया किसके लिए, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए, और उसमें फिर आपने स्टेप बाय स्टेप रिक्वायरमेंट्स को चेक किया कि अच्छा कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो पहला कंपोनेंट उन्होंने कहा कि किसके लिए होना चाहिए, एड प्रोडक्ट्स के लिए होना चाहिए, सही, ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आ गया, कार्ड का ऑप्शन होना चाहिए, पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास, एंड रिव्यूज़ का। ठीक है, ये फोर हमारे पास जो है कंपोनेंट्स बन गए यूजर्स के लिए। एडमिन के लिए क्या होगा कि वो लॉगिन होने, हमारे पास लॉगिन होगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद वो प्रोडक्ट को ऐड करेगा वेबसाइट पे कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। साथ ही वो चेक करेगा स्टेटस को कि क्या आपके पास वो स्टॉक में भी मौजूद है कि नहीं। ये ना हो कि वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को बाय करने लगे और आपके पास वो स्टॉक में मौजूद नहीं है। वो रिव्यूज़ चेक करेगा कि आपके पास क्या क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये एडमिन के कंपोनेंट्स हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने इसकी रिलेशनशिप फाइंड करनी है, इसका बिहेवियर चेक करना है, ठीक है। एक्सटर्नली विजिबल प्रॉपर्टीज, उन एलिमेंट्स के और उनके रिलेशनशिप। अब इनकी रिलेशनशिप क्या होगी कि आपने फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को ऐड किया, तो कहाँ पे ऐड करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा आपके पास कार्ट में। तो इट मीन्स कि इन दोनों के बीच हमारे पास क्या बनी रिलेशनशिप। अब कार्ट में चली गई है तो अब वो पेमेंट करना चाहता है, तो पेमेंट का फिर ऑप्शन हमारे पास क्या है कि कार्ट के साथ होगा कि उनकी भी आपस में क्या बनी, डिपेंडेंसीज बन रही है। तो ये क्या हो गया, आपको यहाँ पे पता चल गया, इनकी रिलेशनशिप पता चल गई कि इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब देखें, अब आपको पता चल जाए कि एड प्रोडक्ट और कार्ड की आपस में क्या है, डिपेंडेंसीज बन रही है। तो जब कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स आएंगे उनको पता चल गया है कि एड प्रोडक्ट्स की और इनकी आपस में डिपेंडेंसीज है, तो यहाँ पे अब वो किस टाइप की क्लासेस क्रिएट करेंगे, किस टाइप के फंक्शंस क्रिएट करेंगे, किस टाइप की हमारे पास कपलिंग होगी, लूज कपलिंग होगी हमारे पास, या स्ट्रॉन्ग कपलिंग होगी। तो वो सब चीज़ें फिर वो उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या करता है आर्किटेक्चर, ये आपको हेल्प करता है कि आपको स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उनके आपस में प्रॉपर्टीज और उनका रिलेशनशिप क्या बन रहा है, सही। IEEE ने भी तकरीबन सेम ही डेफिनेशन डिफाइन किया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमारे पास फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारे पास एक फंडामेंटल स्टेप है हमारा SDLC में। SDLC में आपके SRS को कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेप आपके पास क्या आ गया, आर्किटेक्चर का, कि उसको स्टडी करके आपके पास एक आर्किटेक्चर क्रिएट होगा, और उस आर्किटेक्चर में क्या होंगे, आपके पास कंपोनेंट्स होंगे, उनके रिलेशनशिप होंगे। इन्वायरमेंट की जब बात होती है यहाँ पे, तो इन्वायरमेंट की यहाँ पे हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की बात की जाती है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सा हार्डवेयर लगेगा, और आपके पास कोई अगर प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं, कोई डिज़ाइन के, कोई आर्किटेक्चर के, कोई स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है, तो वो आप किस तरह से उसको फॉलो करोगे। तो ये सब क्या है, आपके पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डिफिनीशन है, क्या है सबसे इम्पोर्टेंट। कोई आपसे पूछे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में आप लोग क्या करते हो, अपने कंपोनेंट्स डिफाइन करते हो, अपने स्ट्रक्चर को सॉरी अपने, कोई आपसे पूछे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, तो अब आप बता सकते हो कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, कि आप अपने जो सिस्टम होता है उसके बारे में डिफाइन करते हो कि आपका सिस्टम क्या है, विद द हेल्प ऑफ सम स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। उस स्ट्रक्चर में क्या क्या आपको मिलता है, आपके कंपोनेंट्स मिलते हैं, उनकी रिलेशनशिप्स मिलती हैं, और साथ ही साथ उसमें आपने किस टाइप का सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिफाइन किया। इससे आपको मदद क्या होती है कि यहाँ पे सेकंड या थर्ड स्टेप में आपको पता चल गया कि आपने कौन सा पैटर्न यूज़ किया, मीन्स आपने ब्लैक बोर्ड पैटर्न यूज़ किया। तो ब्लैक बोर्ड पैटर्न के अंदर कौन सा सर्वर आपके साथ ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा हार्डवेयर ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा सूटेबल है, तो वो आपको यहाँ पे विदाउट डूइंग एनी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब यहाँ पे अभी कोई कोडिंग नहीं हुई, कोई आपके पास इंटरफेस क्रिएट नहीं हुआ, और आपको यहाँ पे पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें आपके पास ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप आर्किटेक्चर क्रिएट नहीं करोगे और फिर फ्यूचर में जाके आप लोग उस टाइम सोचोगे अच्छा कौन सा पैटर्न मैं यूज़ करूँ, मैं आपने फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड की जगह क्लाइंट एंड सर्वर पैटर्न यूज़ कर लिया, लेकिन आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट करे वहाँ पे क्लाइंट एंड सर्वर की ज़रूरत ही नहीं थी पैटर्न की, वहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल पाइप एंड फिल्टर्स की पैटर्न की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे फिर उसको चेंजेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि आपने कोडिंग कर लिया, आपने इंटरफेस ड्रॉ कर लिया, तो वहाँ पे फिर उसकी डिपेंडेंसीज को रिमूव करना, उनके आपस में रिलेशनशिप्स को ख़त्म करना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिफोर स्टार्टिंग कोडिंग, बिफोर स्टार्टिंग योर कंस्ट्रक्शन, आप यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हो कि मेरा स्ट्रक्चर इस तरह का, इसमें हार्डवेयर ये, इसमें सॉफ्टवेयर ये होंगे, इसमें इसको सेव किस तरह से करूँगा, कौन सी मैं कंपोनेंट्स फाइल्स यूज़ करूँगा, बहुत सारी स्टेप्स बाय स्टेप हम इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है, एक हाई लेवल स्ट्रक्चर है। हाई लेवल स्ट्रक्चर क्या हो गया, आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट है, याद रहे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट है, आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देता है कि आपका प्रोजेक्ट वो है वो इस तरह से डिफाइन होगा, उसके स्ट्रक्चर्स इस तरह से डिफाइन होंगे, उसमें उसके बिहेवियर ये होगा। और उसके अलावा जब आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो तो उसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फोकस करते हो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। अब टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स यही हो जाती है कि आप गलत कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं यूज़ करें, गलत कोई हार्डवेयर तो नहीं यूज़ करें, कोई गलत सर्वर तो नहीं यूज़ करें, कहीं आप कोई गलत स्टैंडर्ड तो नहीं यूज़ करें, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इन सब चीज़ों की तरफ फोकस कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इन चीज़ का डिफाइन करते हो, ठीक है। डिटेल में आप नहीं जाते, डिटेल में जब जाते हैं तो वो क्या होता है, आपके पास लो लेवल डिज़ाइनिंग होती है, सही। जब आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आपका किस पे पड़ रहा है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी पे।
जितना अच्छा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट क्रिएट होगा उतना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सही। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि डोंट मिक्स विद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ऑल्दो इट इज़ समटाइम्स serves as a software design but still there is a difference between software architecture and design। अब अक्सर जब आप बिगनर स्टूडेंट्स आते तो वो कहते हैं कि अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बोथ आर द सेम थिंग। वो दोनों सेम थिंग नहीं है। हमने सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन प्रीवियस सेमेस्टर में भी बार बार यही चीज़ डिस्कस करे थे कि दोनों में डिफरेंस है। आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिज़ाइन नहीं कह सकते और आर्किटेक्चर को आप डिज़ाइन को आप आर्किटेक्चर नहीं कह सकते। किसी पॉइंट तक किसी हद तक आप कह देते हो कि अच्छा ये जो आर्किटेक्चर आपने ड्रॉ किया इट इज़ अ डिज़ाइन, लेकिन डिज़ाइन को आप आर्किटेक्चर कभी नहीं कहते। ठीक है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आप उसका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो, उसके कंपोनेंट्स डिफाइन कर रहे हो, उसके मॉड्यूल्स डिफाइन कर रहे हो। जबकि डिज़ाइनिंग में आप उसकी जो है इंटरफेस डिफाइन कर रहे होते हैं, उसकी लो लेवल डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट होगा, किस तरह से आगे जाके उस पर काम होगा। सही। इसके अलावा आप जब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे काम करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास क्या आगे बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है कि आपने जब कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट जो है मार्केट लेवल में किस तरह से लॉन्च होगा, बजट क्या होगा, आपके पास टाइम क्या है, अगर कल को आपके पास बजट एक्सीड हो रहा है या आपके पास टाइम ख़त्म होने वाला है तो आप किस तरह से उसको हैंडल करोगे। तो वो सब चीज़ें आपके पास क्या है बिजनेस स्ट्रेटजीज में आ जाती है। या अगर आपके पास आप जो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो अब वो मार्केट लेवल में ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसमें ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज़ इन्वॉल्व करोगे ताकि वो यूजर्स को क्या करे, अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। सही। यहाँ पे फिर आपके पास आ जाते हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा कि आपको एक क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मिले। आईटी इन्वायरमेंट की यहाँ पे बात आ जाती है। आईटी इन्वायरमेंट वही बात होगी कि आपके जितने भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके जितने भी हार्डवेयर हैं, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सर्वर्स हैं, जो जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं चाहे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, उन सब चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डिज़ाइन के आगे प्रॉपर डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करने जिसके स्टैंडर्ड्स मौजूद हो, जो पॉलिसीज़ मौजूद हो उसको फॉलो करके आपने उसको यूज़ करना है। एंड ह्यूमन डायनामिक्स आपके पास क्या होती है कि आपकी जो टीम है, ठीक है, आपकी जो ह्यूमन डायनामिक आपकी जो आर्किटेक्चर की टीम है उन टीम मेंबर्स की क्या कैपेबिलिटीज़ है, उनकी क्या क्या एक्सपीरियंस है, उसको जहन में रख के आपने डिफाइन करना। अब जब आपके पास क्लाइंट आता है, ठीक है, वो आपको प्रोजेक्ट बता देता है कि मेरा प्रोजेक्ट ये है। जब आप उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने लगता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट जो मीटिंग होती है उसमें जितने भी एसडीएलसी के टीम मेंबर्स होते हैं ना, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स के टीम मेंबर्स का मैनेजर हो गया, टीम लीडर, आपके हाई लेवल डिज़ाइनर का टीम लीडर, आपके कंस्ट्रक्शन मेंबर्स का टीम लीडर, लो लेवल डिज़ाइनर का टीम लीडर, डेवलपर का टीम लीडर, टेस्टिंग टीम का टीम लीडर और मेंटेनेंस टीम का टीम लीडर, इन सब के टीम लीडर्स जो होते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं। और आपके जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, हाई लेवल का मैनेजर, वो सब बैठ के इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि रिक्वायरमेंट्स की टीम लीडर बताते हैं कि हम इस तरीके से जो है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम लग सकता है। फिर हाई लेवल डिज़ाइनर्स कहेंगे कि मेरी टीम के हमारे टीम में जो है हम ये पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, तो वो उसमें से कोई पैटर्न, फॉर एग्जांपल आपकी टीम मेंबर्स को क्या आता है, ब्लैक बोर्ड टीम पैटर्न यूज़ करना आता है, लेकिन वहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि नहीं हम क्लाइंट एंड सर्वर यूज़ करेंगे। तो फिर आप उस टाइम डिस्कस करते हो कि मेरी टीम हमारी टीम भी जो है वो ब्लैक बोर्ड यूज़ करें, क्लाइंट सर्वर हम नहीं यूज़ कर सकते। तो फिर हमें एक्स्ट्रा मेंबर्स हायर करने होंगे, तो फिर वो बजट की बात आ जाएगी, बजट हमें कितना चाहिए होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे फोकस करनी होती है। इन सब चीज़ों के ऊपर, इन फैक्टर्स को देख के आप लोग क्या करते हो, अपना एक आर्किटेक्ट क्रिएट करते हो। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बेसिकली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर रहा है, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, आपके जो कंपोनेंट्स हैं आप उसको डिसाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ एसआरएस। एसआरएस को स्टडी करके कि आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, उन कंपोनेंट्स का आपस में बिहेवियर क्या है, आपस में उनकी कम्युनिकेशन क्या, आपने वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद जब आपके पास कंपोनेंट बनना स्टार्ट हो गया, उस पर स्टेप बाय स्टेप काम हो गया, तो वो फिर सब सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट होगा, सब सिस्टम के बाद वो सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होगा, ये सब चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप उसको फोकस करते हो। एंड लास्ट में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन आपको जो रूल्स दे रही है, जो गाइड्स प्रोवाइड किए, आप उसको स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपने फोकस करना है कि एसआरएस को स्टडी करके आपने कंपोनेंट्स डिफाइन करने हैं। कंपोनेंट्स डिफाइन करने के बाद आपने उनकी बिहेवियर डिफाइन करनी है, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी रिलेशनशिप डिफाइन करनी है। फिर जब
ये दोनों स्टेप्स हो गए। तो इन स्टेप्स के बाद जब आपका एक कंपोनेंट प्रॉपर तैयार हो गया, तो वो कंपोनेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ किस तरह से मिलके एक सब कंपोनेंट बनाएगा, फिर सब सिस्टम बनाएगा, और फिर सब सिस्टम के बाद वो किस तरह से एक सिस्टम बनाएगा। आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक आर्किटेक्ट क्रिएट करते हैं। से उसके बाद आ जाते हैं आपके पास एलिमेंट्स ऑफ एन आर्किटेक्चर के, आपके आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स वही बात होगी आपके आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स के, आपके पास कंपोनेंट्स क्या होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एवरी सिस्टम हैज़ एन आर्किटेक्चर। जैसे ही स्टार्ट में मैंने कह दिया कि आपके पास सिस्टम है, या आपके पास कोई एक सिंपल सा कंपोनेंट मौजूद है, या आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग का लाजमी है कि एक स्ट्रक्चर मौजूद हो, एक आर्किटेक्चर मौजूद हो। ठीक है, एक ये स्टेप्स हैं, अगर ये आप स्टेप नहीं करोगे तो वो वही बात होगी कि आपने एसडीएलसी प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया, और एसडीएलसी प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया इट मीन्स आपके पास क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्ली नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, तो चाहे आप एक सिंपल कंपोनेंट बना रहे हैं या एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए लाजमी है कि आपने क्या किया, एक आर्किटेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, उस आर्किटेक्ट में आपके पास क्या थे, आपने कंपोनेंट्स डिफाइन किए कि मेरे प्रोजेक्ट के या मेरे जो सॉफ्टवेयर है इसका कंपोनेंट्स क्या है, उस कंपोनेंट्स की रिलेशनशिप्स क्या है, उनकी इंटरेक्शंस आपस में क्या हो रही है, वो सब चीज़ें आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने उसकी डिफाइन की आर्किटेक्चर डिफाइन से रिलेशनल बिहाइंड द कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर। रिलेशनल मीन्स कि आपके उसके जो लॉजिक्स हैं, या जो कंटेंट है, या जो कॉन्टेक्स्ट है, कि जो आपने कंपोनेंट डिफाइन किया है, इस कंपोनेंट का बेसिकली लॉजिक क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे अभी हमने कहा है एड प्रोडक्ट, हमने कंपोनेंट डिफाइन कर दिया, तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है। ठीक है, आपने डिफाइन तो कर दिया, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट का क्या मकसद है कि जब यूजर प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेगा, वो हमने डिफाइन कर दिया। कार्ट के बारे में कह दिया, तो कार्ट किस तरह से वो यूज़ करेगा, आपने थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बाकी अब जो टीम मेंबर्स है, लो लेवल डिज़ाइनर्स, कंस्ट्रक्शन कोडर्स, वो एसआरएस को स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि एसआरएस में तो आपने बहुत डिटेल में किया ना, तो वो अब उसको नहीं स्टडी करेंगे, वो किस चीज़ को स्टडी करेंगे, आर्किटेक्चर को। तो यहाँ पे इतनी डिफिनेशन, इतनी डिटेल होनी चाहिए ताकि जब वो पढ़ें कि अच्छा ये कंपोनेंट मैंने बनाया है कार्ट के लिए, तो इस कार्ट का बेसिकली मकसद क्या है। ठीक है, वो चीज़ आपने यहाँ पे इसको डिफाइन की हो। तो ये उसके आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के कुछ स्टेप्स हैं। अब हमारे पास आता है कि हम आर्किटेक्चर को यूज़ क्यों करते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है फॉर यूजिंग आर्किटेक्चर। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके ये कम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल सिस्टम में डिवाइड कर देती है। ठीक है, बाय यूजिंग डिवाइड एंड कन्कर। क्यों, देखें आप सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे देखें आपने सिस्टम को अपने सिस्टम को डिफाइन किया कि आपका सिस्टम क्या है, दैट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद आपने अपने सब सिस्टम्स डिफाइन किए, तो वो क्या थे, क्लाइंट एंड एडमिन। सही, और उसके बाद फिर आपने उसके कंपोनेंट्स डिफाइन किए कि क्लाइंट के क्या क्या कंपोनेंट्स और एडमिन के क्या क्या, हर एक के अलग अलग कंपोनेंट्स आपने डिफाइन किए। फिर उसके बाद आपने जाके उनके बीच में रिलेशनशिप्स डिफाइन की। तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड एंड कनकर। डिवाइड एंड कनकर क्या होता है ना, कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो, डिवाइड इनटू डिफरेंट स्टेप्स। तो यहाँ पे भी क्या किया आपने, अपने एक कम्प्लेक्स सिस्टम को एक सिंपल सिस्टम में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डिफरेंट जो आर्किटेक्चर टीम मेंबर्स है वो आएंगे, एक को आपने रिव्यू का काम दे दिया, एक को पेमेंट का दे दिया, एक को प्रोडक्ट्स का दे दिया, एक को कार्ड का दे दिया। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, एडमिन के लिए, रिव्यूज़ के लिए, स्टेटस के लिए, प्रोडक्ट्स ऐड के लिए, लॉगिन के लिए, इन कंपोनेंट्स को आपने डिवाइड कर दिया ईच एंड एवरी आपके जो टीम मेंबर्स हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि आपका काम जो हो रहा होता है पैरेलली काम हो रहा होता है, आपके कार्ड पे भी काम हो रहा है, आपके प्रोडक्ट्स पे भी काम हो रहा है, आपके लॉगिन पे भी काम हो रहा है। ठीक है, आपके ईच एंड एवरी कंपोनेंट पे काम कंटिन्यू होता है। उसके अलावा आपका आर्किटेक्चर के साथ साथ आपका कंस्ट्रक्शन का काम भी चल सकता है, कि अगर आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कार्ड का कंपोनेंट कंप्लीट कर दिया, तो अब ये कार्ड का कंपोनेंट किसके पास जाएगा, कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स के पास। तो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स क्या करेंगे कि इसको स्टडी करेंगे कि अच्छा कार्ड क्या काम करता है, कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ आके सेव हो, कार्ड में आके सेव हो। तो अब इसके लिए वो क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए कोई क्लास अगर डिफाइन हो रही है तो वो डिफाइन करेंगे, फंक्शन कोई डिफाइन हो रहा है तो उसको डिफाइन करेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, रूटीन लिखेंगे, वो सीडो कोड लिखेंगे कि क्या इसका सीडो कोड बनेगा। फिर इसके साथ कोई डिपेंडेंट बन रहा है, कोई कंपोनेंट या कोई रिलेशनशिप वाला बन रहा है, तो हमारे पास हमने क्या कहा था कि ऐड प्रोडक्ट वाला है, कि जब प्रोडक्ट को वो ऐड करता है क्लाइंट, तो वो कहाँ आना चाहिए,
आपके पास कार्ट में, फिर वो इसके लिए करेंगे कि इसमें किस तरह से कम्युनिकेशन करें कि वो जैसे ही प्रोडक्ट ऐड करे तो वो कहाँ जाए आपके पास कार्ट में, फिर कार्ट में जाने के बाद वो कहाँ पे जाए पेमेंट में। तो ये आपको विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आपको क्या हो रही है, आपके जो कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स हैं उनको हेल्प मिल रही है। तो इसलिए आपके पास स्टेप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको हेल्प भी करे कि स्टेप बाय स्टेप उसने अपने प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि ईजिली जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो ईच एंड एवरी कंपोनेंट पे आराम से काम कर सके। उसके अलावा बाकी टीम मेंबर्स पे भी इस पे आके काम कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करने में आपके पास आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करते हैं, प्लानिंग करने में आसानी करती है, कौन कौन सी आप स्ट्रेटजीज यूज़ करोगे। यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया कि आई विल बी यूजिंग क्लाइंट सर्वर पैटर्न, ठीक है, मैं वो यूज़ करूँगा, मैं इसमें हार्डवेयर यूज़ करूँगा, मैं सर्वर किस तरह के यूज़ करूँ, कितने सर्वर्स यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल 4 सर्वर्स मैं यूज़ करूँगा, 4 सर्वर्स यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लान हो गया। अब फ्यूचर में जाके जब इस पे कोडिंग होगी तो वहाँ पे आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि कितने सर्वर मुझे चाहिए, आपको पता है कि मुझे 4 सर्वर्स चाहिए, तो आप उसके लिए कोडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, किस तरह से वो 4 सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा। सही। दूसरा, सिस्टम इज बिग, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पिक्चर ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम क्या है, आपके एक बड़ा सिस्टम है, और अगर आपने उसको कम्युनिकेट करना है, उसको समझना है, तो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर आप उस सिस्टम को समझ सकते हैं। बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है। क्योंकि अगेन वही बात हो गई कि एसआरएस आपके पास टोटली क्या होती है, थ्योरेटिकल बेस्ड डॉक्यूमेंट होती है, तो उसके साथ कम्युनिकेशन करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पे क्या, आपके पास पिक्चर्स बनी होती है, आपके पास यूएमएल की डायग्राम्स क्रिएट हुई होती है, उसके थ्रू आपके पास समझाना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आज a software system without any architecture when built may be difficult to maintain and change। अब ये है कि अगर आपने विदाउट एनी आर्किटेक्चर उस पे काम स्टार्ट कर दिया, आपने कहा कि मैं क्या यूज़ करूँगा, आपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया, लेकिन आपने आर्किटेक्चर क्रिएट नहीं किया, और कोडिंग के टाइम पे आपने आके कहा कि कोडिंग के टाइम पे या लो लेवल डिज़ाइनिंग पे आपने डिफाइन किया, ठीक है, कि हम जो है क्लाइंट सर्वर यूज़ करने वाले हैं पैटर्न को, ठीक है, क्लाइंट सर्वर यूज़ किया, इसमें आपने प्लानिंग किया कि आपके पास जो है 3 रिसोर्सेज इसमें यूज़ होंगी। रिसोर्सेज आपके पास हार्डवेयर्स भी हो सकते हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं, और आपके पास जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं वो भी आपके पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज में होते हैं। तो ये आपने इसमें कह दिया, लो लेवल डिज़ाइन में इसको प्लान नहीं किया, मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर दिया, कोडर को कह दिया कि आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है। अब कोडर काम करने लगा है, तो वहाँ पे कोडिंग टाइम पे आपको पता चला कि क्लाइंट सर्वर जो है ये प्रॉपर्ली आपके सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। ये इंशाल्लाह जब हम पैटर्न पढ़ेंगे तो हम वहाँ पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर पैटर्न कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं, पाइप्स एंड फिल्टर्स कहाँ पे यूज़ करते हैं। वो इंशाल्लाह एंड का लेक्चर है, वो हम किस तरह से उनको हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, क्योंकि आपने आर्किटेक्चर का स्टेप नहीं किया, आर्किटेक्चर के स्टेप में आपको ये पता नहीं चले कि आपने कौन सा पैटर्न कब यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, रिसोर्सेज कौन कौन से आपके पास यूज़ करने के लिए, हार्डवेयर कौन से, सॉफ्टवेयर कौन से। तो क्या होगा कि फिर आपने क्योंकि ऑलरेडी कोडिंग कर लिया, अब उसको चेंज करना फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको मेंटेनेंस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आपके लिए आर्किटेक्चर बनाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, आपके डेवलपर्स हो गए, आपके लो लेवल डिज़ाइनर्स हो गए, आपके टेस्टर्स हो गए, उनके साथ कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाती है, उनको ये डॉक्यूमेंट पढ़ने में आसानी होती है, उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत ईजिली हो जाती है, और उन्होंने जो है इसी डॉक्यूमेंट को स्टडी करके अपना स्टेप कंप्लीट करना होता है, मतलब कोडर्स को कोडिंग करनी होती है, लो लेवल डिज़ाइनर को डिज़ाइनिंग करनी होती है विद द हेल्प ऑफ दिस आर्किटेक्चर। तो जितना अच्छा आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ होगा उतना अच्छा आपका काम कंप्लीट होगा, ठीक है। आपके पास जो रिस्क वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे आपके पास आराम से फाइंड आउट हो जाते हैं कि क्या क्या आपके पास रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से जो मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट जो है वो आपके पास रिस्क की है, जिस पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मेंटेन करना आपको ईजिली हो जाता है, प्रोडक्टिविटी, अडेप्टिबिलिटी, वो आपके पास आसान हो जाता है, ठीक है। एक और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि रीयूजेबल, ठीक है। आपने अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के लिए फर्स्ट टाइम बना दिया ये डॉक्यूमेंटेशन, अब दूसरा कोई क्लाइंट आता है वो कहता है मुझे सेम ऑनलाइन प्रोजेक्ट बना के दे, तो उसमें अब जो ये कंपोनेंट्स हो गया, कार्ट हो गया, लॉगिन हो गया, पेमेंट हो गया, रिव्यूज़ हो गए, ये सेम कंपोनेंट्स है।
ठीक है। अब वो कुछ नए कंपोनेंट्स बनाएगा तो आप इस डॉक्यूमेंट को आराम से यूज़ कर सकोगे प्रीवियस डॉक्यूमेंट को, और उसमें थोड़ी सी चेंजेस और अपडेट करके आपका प्रोजेक्ट जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या हो जाएगी, आराम से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने फर्स्ट टाइम कंप्लीट और बेस्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आगे इसको रीयूज़ करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। रिड्यूस करते हैं आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट को, क्योंकि आपको स्टार्ट में ही पता चल गया कि कौन सा आपने हार्डवेयर यूज़ करना है, सही है, कौन सा आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो आपने डिफाइन कर दिया। आपकी कौन कौन सी और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको कौन सा ये सर्वर्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे, ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। तो ये क्या होगा कि आपको विद इन टाइम और विद इन बजट आपको कंप्लीट होगा। यहाँ पे ही आपको पता चल गया कि ये हार्डवेयर, अब आपको फॉर एग्जांपल कोई हार्डवेयर चाहिए और वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके अल्टरनेटिव आपको कौन सा सोल्यूशन बेटर है आप वो उसको डिफाइन करोगे, ये अल्टरनेटिव है इसको यूज़ कर लो। दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है, तो ये क्या होगी, आपकी रिड्यूस हो जाती है कॉस्ट को, आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी क्यों रिड्यूस हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल आपने जब प्रोजेक्ट किसी का लिया और उसमें आपने डॉक्यूमेंटेशन क्या किया, रीयूज़ किया, तो ये क्या होगी, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी। आपने अगर ये जो फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी विद इन 2 मंथ्स बनाई थी, तो नेक्स्ट टाइम आप जब इसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे या इसी डॉक्यूमेंटेशन को रीयूज़ करोगे तो हो सकता है आपके ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 डेज लगेंगे उसको डॉक्यूमेंट को अपडेट करने की। तो क्या हो गया, आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी मेंटेनेंस की ये बात है कि आपने स्टार्ट में ही सारे रिस्क और कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि ये चीज़ें आपके पास आगे रिस्क आएंगे, तो आपने अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी उनको बता दिए, तो आपके पास क्या होगी, एरर्स जो होंगे वो स्टार्ट में ही खत्म होंगे। ठीक है। और आपकी जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर होती है उसको ये आराम से हैंडल कर देता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइड एंड कनकर, कि आपके प्रोजेक्ट को वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिसको हैंडल करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ओवरऑल आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स ओवरव्यू क्या आपको हाई लेवल डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। हाई लेवल डिज़ाइन में क्या होगा कि आपके पूरे एसआरएस को स्टडी करके एक ओवरव्यू डिफाइन कर देता है कि आपका प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर इस तरह से कंप्लीट होगा। आप उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन की एंटिटीज़ होती है, कंटेंट्स होते हैं, उनको आप आराम से रीयूज़ कर सकते हो, मतलब जो आपने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, जो आपने स्ट्रेटजीज यूज़ किए हैं, जो आपने लॉजिक्स यूज़ किए, आप उसको आराम से रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, डिस्क्राइब करते हो हाउ कंपोनेंट्स कैन मस्ट और फिट। अगर कोई फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट के लिए डॉक्यूमेंट को क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे किस तरह से आप कंपोनेंट न्यू कंपोनेंट को फिट करेंगे या रिमूव करेंगे, तो वो सब चीज़ें भी आप उसको पे आराम से कर सकोगे। सही। बाकी लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको नोट कर लें, फिर जब हम ऑनलाइन सेशन किया करेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो होप्स सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।